मौसम बारिशों का था। एक दिन छोड़कर एक दिन तो बारिश हो ही जाती। आज भी सुबह से बारिश लगी हुई थी। मम्मा चिड़िया के पास आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं थी। मम्मा, आपने कहा था आज पकोड़े बनाएंगे। मम्मा बताइए ना, कब पकोड़े बनाने हैं? बेटी, बारिश रुकती है तो मैं सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। थोड़ा इंतजार करने के बाद मम्मा चिड़िया पड़ोसन गोरी कव्वी के घर जाती है। गोरी, क्या तुम्हारे पास कोई सूखी लकड़ी है? मैंने आग जलानी है, मगर घर में एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। ना बे चिड़िया, मेरे घर में तो सूखी छोड़ गीली भी नहीं है। कई दिनों से कालू से कह रही हूँ, मगर वो है कि बात ही नहीं सुनता। गोरी, मैं जंगल में जा रही हूँ, शायद कोई सूखी लकड़ी मिल जाए। तुम भी आ जाओ, हम दोनों इकट्ठी ही चली जाती हैं। नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अभी मैंने जग्गू को चाय बना कर देनी है। चिड़िया सोचती है कि बारिश ना जाने कब रुकेगी, इसलिए वो बारिश में ही घने जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कव्वी भी सूखी लकड़ियाँ लेने चली जाती है। गोरी कव्वी जा रही थी कि एक बूढ़ी कव्वी गोरी को आवाज देती है। कव्वी, कव्वी, ये सूखी लकड़ियाँ मेरे सर पर तो रख दो। सूखी लकड़ियाँ देखकर गोरी कव्वी की नीयत खराब हो जाती है। मैं इस बूढ़ी कव्वी से लकड़ियाँ छीन कर ले जाती हूँ, ये कहाँ मुझे पकड़ सकेगी। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी बूढ़ी कव्वी के पास जाती है। बूढ़ी माँ जी, बारिश तेज है, आपसे ये लकड़ियाँ नहीं उठाई जाएंगी। लाइए, मैं ये लकड़ियाँ आपके घर तक छोड़ आती हूँ। कव्वी बेटी, तुम इतनी अच्छी भी हो सकती हो, मैंने तो सोचा भी ना था। गोरी कव्वी लकड़ियाँ उठा लेती है और बूढ़ी कव्वी के पीछे पीछे चलती है। थोड़ी दूर जाकर गोरी पीछे मुड़ती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। वो सामने है मेरा घर बेटी, मेरे पीछे पीछे ही आ जाओ। जब बूढ़ी कव्वी अपने घर के सामने जाकर देखती है तो पीछे कव्वी को ना देखकर बूढ़ी कव्वी रोने लग जाती है। वो कव्वी तो मुझे उल्लू बनाकर मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई। वो अच्छी कव्वी नहीं, वो तो बहुत बुरी कव्वी थी। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और चिड़िया को पुराने कुएं के पास से कुछ सूखी हुई लकड़ियाँ मिल जाती हैं। चिड़िया उन लकड़ियों की गठरी बनाती है और उठाकर अपने घर की तरफ उड़ती है। चिड़िया को जाता हुआ देखकर बूढ़ी कव्वी चिड़िया को बुलाती है। चिड़िया, चिड़िया बेटी। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बेटी, एक कव्वी मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई है। मैंने खाना बनाना है, तुम मुझे थोड़ी सी सूखी लकड़ियाँ दे दो। माँ जी, आप तो बहुत बूढ़ी हैं, आप कैसे खाना बनाएंगी? मैं आपको लकड़ियाँ भी देती हूँ और खाना भी बना देती हूँ। फिर चिड़िया बूढ़ी कव्वी के घर में जाती है। चिड़िया चूल्हे में लकड़ियाँ लगाकर आग जलाती है। बेटी, मैंने ये चावल भगोए हुए हैं, दाल चावल ही बना लो। चिड़िया बूढ़ी कव्वी के लिए दाल चावल बनाने लगती है। कालू, कालू, उस बूढ़ी कव्वी ने जब पीछे मुड़कर देखा होगा तो बहुत रोई होगी। दुष्ट कव्वी, बुरी कव्वी, गंदी कव्वी, ऐसे ऐसे कह रही होगी वो बूढ़ी कमजोर कव्वी। अच्छा गोरी, मैंने आग जला दी है, अब हंडिया बना ले तू जल्दी से। कालू, घर में ना आलू है ना प्याज, मैं हंडिया किससे बनाऊं? केवल सूखी लकड़ियों से तो आग ही जलेगी। आलू प्याज, मैं कुछ करता हूँ। चिड़िया बेटी, ये आधे दाल चावल तुम अपने घर ले जाओ, मेरे लिए इतने ही काफ़ी है। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दें, मेरे घर में सब्जी है, मैं जाकर बना लूँगी। बेटी, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अगर तुमने माँ कहा है तो मेरी बात भी मानो। तुम हर रोज़ मेरे घर आ जाया करो, मेरे लिए खाना बनाकर अपने लिए ले जाया करो। मेरे पास बहुत सारा अनाज और सब्जियां हैं। फिर चिड़िया एक बर्तन में दाल चावल डालकर ले जाती है। दाल चावल, मम्मा, ये दाल चावल बहुत स्वादिष्ट होंगे। अच्छा, अभी गरम गरम है, आहिस्ता आहिस्ता खाना, कहीं जुबान ना जल जाए। उनके
के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर जाती है। चिड़िया, क्या 2 आलू हैं घर में तुम्हारे? अगर हैं तो मुझे दे दो। हाँ गौरी बहन, मैंने और मेरी बेटी ने तो दाल चावल खा लिए हैं, मैं अभी आपको आलू देती हूँ। चिड़िया घर से 2 आलू लाती है और गौरी को दे देती है। चिड़िया, दाल चावल तुमने कहाँ से लिए हैं? रास्ते में मुझे एक बूढ़ी कौवी मिली थी। बेचारी की लकड़ियाँ कोई कौवी चुरा कर ले गई। परेशान थी, मैंने उसे सूखी लकड़ियाँ भी दी और खाना भी बना कर दिया। उसने मुझे आधे दाल चावल दे दिए। गौरी, अब तो हर रोज़ मैं उस बूढ़ी कौवी का खाना बनाने जाया करूँगी। तो क्या वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ तुम्हें खाना दिया करेगी? हाँ, वो बूढ़ी कौवी हर रोज़ मुझे खाना दिया करेगी। कालू, ऐसा नहीं हो सकता। वो बूढ़ी कौवी कौवी को छोड़कर चिड़िया को खाना दे। मैं लूंगी, मैं जाऊंगी बूढ़ी कौवी के पास और मैं लूंगी खाना उससे। तुम उसे कहना कि तुम चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हो। दूसरे दिन बारिश फिर से शुरू हो जाती है। मम्मा, आज तो घर में खाने को कुछ भी नहीं है। चिंता ना करो गुड़िया बेटी, मैं जा रही हूँ बूढ़ी कौवी माँ का खाना बनाने और वहीं से मैं आपके लिए भी खाना ले आऊंगी। चिड़िया जाती है और बूढ़ी माँ के घर में जाकर बूढ़ी माँ के लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती है। बेटी चिड़िया, मेरे लिए यही खिचड़ी काफ़ी है, बाकी की तुम ले जाओ। माँ जी, सच बताऊं तो आज मेरे घर में भी खाने को कुछ नहीं था। बेटी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिड़िया खिचड़ी लेकर अपने घर चली जाती है। बूढ़ी माँ कौवी खिचड़ी खा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। बूढ़ी माँ कौवी बाहर जाती है। अरे, ये तो वही कौवी है जो मेरी लकड़ियाँ चुरा कर ले गई थी। माँ जी, मैं चिड़िया से अच्छा खाना बना लेती हूँ। मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना आपको बहुत पसंद आएगा। आप आधा खाना मुझे दे दिया करें और मुझसे अपने लिए खाना बनवा लिया करें। अच्छा, तो ये बात है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। मगर उस दिन तुम मेरी लकड़ियाँ क्यों चुरा कर ले गई थी? माँ जी, वो मैं रास्ता भूल गई थी। मैंने आपको बहुत ढूंढा, मगर आप तो आगे निकल गई थी। हाँ, मैं बूढ़ी कौवी बहुत तेज उड़ती हूँ ना। बूढ़ी कौवी गौरी को सजा देने का फैसला करती है और उसे कहती है, ठीक है, तुम अंदर आ जाओ और मेरे लिए बेसन के लड्डू बनाओ। आधे लड्डू तुम्हारे और आधे लड्डू मेरे। गौरी खुश हो जाती है और बूढ़ी कौवी के घर में चली जाती है। बूढ़ी कौवी अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और लकड़ी उठा लेती है। माँ जी, मैं जला लेती हूँ आग, आप आराम करें। मैं भी तुम्हारी तरह कौवी हूँ। मैं अभी बताती हूँ तुम्हें कि किसी की चीज़ चुराने की क्या सज़ा होती है। बूढ़ी कौवी सूखी लकड़ी से गौरी को मारने लगती है। बचाओ बचाओ, कालू कालू जी, मुझे बचाओ। जग्गू, जग्गू बेटा, ये आवाज तुम्हारी माँ की है क्या? हाँ पिताजी, लग रहा है मम्मा किसी से पीट रही है। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिलती। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया गहरी नींद सो रही थी। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। रानू चिड़िया पूछती है, कौन कौन है बाहर? कानो, मैं हूँ कालू, कालू कौवा, जल्दी बाहर आओ। आज भोजन लेने नहीं जाना क्या? इतनी देर हो गई है। अच्छा कालू भाई, मैं अभी आती। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की भी आँख खुल जाती है। रानू अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी आप सो जाओ, मैं आपके कालू ताया के साथ दाना लेकर अभी आती। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रानू चिड़िया दरवाजा खोलती है और कालू और रानू चिड़िया भोजन लेने चले जाते हैं। कालू कौवा और रानू चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू भाई, आप पश्चिम की दिशा में जाओ और मैं पूर्व की दिशा में जाती हूँ। जिसको भी दाना मिलेगा हम दोनों आकर आधा आधा कर लेंगे। हाँ, ये ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूँ। वो दोनों अपनी अपनी दिशा की तरफ उड़ते हैं। कालू कौवा थोड़ी दूर जाता है तो उसे पेड़ पर एक मीठा फल लगा हुआ मिलता है। वो जल्दी से उस फल को तोड़ता है। ये फल कितना रसीला है कि अगर मैं ऐसे ही वापस ले गया तो आधा
उस रानो चिड़िया को भी देना होगा। मैं ये फल यही खा लेता हूँ, रानो चिड़िया को कौन सा पता चलेगा। कालू कौवा वो फल तोड़कर मजे में से वहीं बैठकर खा जाता है। फल खाने के बाद कालू कौवा थोड़ा और आगे जाता है। उसे एक जगह चावलों के पौधे नजर आते हैं। वो उन पौधों को तोड़ता है। ये दाना तो मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जाऊंगा, मेरी गोरी पत्नी जी तो खुश हो जाएगी। कालू कौवा चावल का दाना अपने पंखों में छुपा लेता है और वापस आ जाता है। रानो चिड़िया पहले ही वापस आ चुकी थी। रानो बहन, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, क्या तुम्हें कुछ मिला है? रानो चिड़िया अपने पंख से 2 मीठे फल निकालती है। मुझे ये 2 मीठे फल मिले हैं। लो कालू भाई, ये एक फल आपका और एक मेरा। कालू कौवा जल्दी से रानो चिड़िया से वो मीठा फल पकड़ता है और खा जाता है। फिर वो दोनों अपने घरों को वापस चले जाते हैं। फिर अगले दिन भी ऐसा ही होता है। कालू कौवा और रानो चिड़िया फिर से भोजन की खोज में निकलते हैं। रास्ते में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू कौवा और रानो चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू भाई, बारिश बहुत तेज है, अगर हम यहीं बैठे रहे तो हमारे पंख गीले हो जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। हमें कोई और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कालू कौवे की नजर दूर एक गुफा की तरफ जाती है। मिल गई सुरक्षित जगह। वो देखो रानो चिड़िया, वो गुफा, हम दोनों वहाँ चले जाते हैं। दोनों पेड़ से बाहर निकलते हैं और उस गुफा में चले जाते हैं। कौवा और चिड़िया आराम से गुफा में बैठ जाते हैं। गुफा में एक पुरानी किताब पड़ी थी। इतनी पुरानी किताब, ये किसकी होगी? कालू कौवा वो किताब उठाकर दूर फेंक देता है। शाम के बाद बारिश रुक जाती है। चलो कालू भाई, अब घर चलते हैं। लेकिन दाना तो लिया ही नहीं। अब दाना ढूंढने का समय खत्म हो गया है, अब हम कल आएंगे। वो दोनों अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। रानो गुफा से निकलते समय वो पुरानी किताब भी उठा लेती है और उसे अपने साथ ही घर ले जाती है। घर जाते जाते रात हो जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। मम्मा, क्या आज आप दाना नहीं लेकर आई? गुड़िया बेटी, रास्ते में बारिश शुरू हो गई थी, मैं आपको कल भोजन ला दूंगी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं आज भूखी ही रह। वो दोनों माँ बेटी कुछ बातें करती हैं और रानो चिड़िया बातें करते करते सो जाती है। गुड़िया की नजर उस किताब पर पड़ती है जो रानो चिड़िया अपने साथ लाई थी। गुड़िया उस किताब को खोलती है। उस किताब के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और वो किताब बोलना शुरू कर देती है। मैं हूँ एक जादुई किताब, तुम्हें जो भी चीज खाने का मन करे बस मुझे बता दो, मैं सब दूंगी तुम्हें। लेकिन उस चीज को निकलने से रोकने के लिए तुम्हें एक मंत्र पढ़ना होगा और वो है अंतर मंत्र जंतर। भोजन बंद हो जा किताब के अंदर। अगर तुमने ये मंत्र ना पढ़ा तो भोजन निकलता ही रहेगा। अगर ऐसी बात है तो मेरा मीठा फल खाने का मन कर रहा है, क्या तुम मुझे कोई मीठा फल दे सकती हो? उस किताब पर मीठे फल का चित्र बन जाता है और फिर एक तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी से एक मीठा फल गुड़िया के सामने आ जाता है। गुड़िया जल्दी से वो फल उठाकर खाने लग जाती है। एक फल और बाहर आ जाता है, फिर एक फल और आ जाता है। गुड़िया को किताब की कही हुई बात याद आ जाती है। वो जल्दी से मंत्र पढ़ती है। अंतर मंतर जंतर, भोजन बंद हो जा किताब के अंदर। किताब के अंदर से मीठे फल निकलना बंद हो जाते हैं। गुड़िया जल्दी से अपनी मम्मा को जगाती है। मम्मा जल्दी उठे, देखें कितने ज्यादा मीठे फल हैं। रानो चिड़िया अपनी आधी आंखें खोलती है और बोलती है, बेटी गुड़िया सो जाओ, नींद में मत बोलो, मैं कल आपको मीठा फल ला दूंगी। मम्मा एक बार उठकर तो देखें। रानो चिड़िया अपनी पूरी आंखें खोलती है और इतने ज्यादा मीठे फल देखकर हैरान हो जाती है। बेटी गुड़िया ये सब कहाँ से आया? मम्मा ये सब मुझे इस किताब ने दिया, ये जादुई किताब है, जो भी इसे मांगो ये सब देगी। दोनों माँ बेटी वो मीठे फल खाती हैं और आराम से सो जाती हैं। अगले दिन रानो चिड़िया नदी पर जाती है। वहाँ तोता उदास होकर बैठा हुआ था। तोते भाई क्या हुआ, आप इतने उदास क्यों हो? क्या बताऊं रानो बहन, आप जंगल के हालात तो देख ही रही हो।
कैसे हर तरफ सूखा चल रहा है और इस सूखे में तो भोजन मिलना भी मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है आज भी काफी दूर जाकर भोजन मिलेगा। तोते भाई, आप मेरे साथ चलें। आपको जो भी खाना होगा मैं दूंगी आपको। लेकिन तुम कहाँ से दोगी? आप चलें तो मैं सब दूंगी। रानो चिड़िया तोते को अपने साथ ले जाती है। रानो अपने घर के दरवाजे पर जाकर तोते से पूछती है, जी बताएं तोते भाई, आपने क्या खाना है? मेरा तो मीठे अमरूद खाने को दिल कर रहा है। ठीक है, आप यहीं रुकें, मैं अभी आपके लिए मीठे अमरूद लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और उस किताब से कहती है, किताब किताब मीठे अमरूद तो निकालो। वो जादुई किताब मीठे अमरूद निकालती है और रानो चिड़िया मीठे अमरूद लेकर बाहर आ जाती है। ये ले तोते भाई, आपके मीठे अमरूद। तोता मीठे अमरूद देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें लेकर चला जाता है। रास्ते में कबूतर पेड़ पर बैठा था। तोता कबूतर के पास जाता है। तोते, इतने ज्यादा मीठे अमरूद ये कहाँ से ले आए? ये सारे मीठे अमरूद मुझे रानो चिड़िया ने दिए हैं। उसने कहा है कि जो भी चीज खाने को मन करे बस उसे बता देना। कबूतर ये सुनकर जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो बहन, मुझे भी भोजन दो, मैं भी भूखा हूँ। जी बताएं कबूतर भाई, आप क्या खाएंगे? मुझे सरसों के बीज खाने हैं। ठीक है, आप यहीं रुकें, मैं अभी लाई। घर के अंदर जाकर रानो चिड़िया उस जादुई किताब से कहती है और वो जादुई किताब भोजन निकाल देती है। फिर रानो चिड़िया मंत्र पढ़कर भोजन निकलना रोक देती है और बाहर जाकर सरसों के बीज कबूतर को दे देती है। कबूतर वो बीज लेता है और रानो चिड़िया को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन से जिस भी पक्षी को भोजन चाहिए होता वो जाकर रानो चिड़िया से मांग लाता। पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है और कालू कौवे के कानों तक भी पहुँच जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतजार करें और आपको ये वाला भाग कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पहाड़ों वाले जंगल में गोरी नाम की एक कौवी रहती थी जो जंगल में सबको परेशान करती थी। वो सबसे लड़ाइयाँ करती थी और सब पक्षियों की पिटाई करती थी। गोरी रोज सुबह अपने घर की सफाई करती और सारा कचरा उठाकर रानो चिड़िया के घर के सामने फेंक जाती थी। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर की खिड़की से बाहर देख रही थी कि उसे गोरी कौवी कचरा लाते हुए दिखाई देती है। गोरी कौवी कचरा उठाकर फिर से चिड़िया के घर के सामने फेंक देती है। रानो चिड़िया गुस्से में अपने घर से बाहर निकलती है। गोरी की बच्ची तो तुम हो जो हर रोज मेरे घर के सामने कचरा फेंक जाती हो, उठाओ जल्दी इसे। क्यों? मैं क्यों उठाऊं? मैं तो यहीं फेंकूंगी कचरा। तुम जैसी काली कलोटी कौवी से भला कोई अच्छाई की उम्मीद भी कैसे रख सकता है? तुम जाओ यहाँ से। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे काली कलोटी कहा? गोरी कौवी रानो चिड़िया को धक्का देकर गिरा देती है और रानो चिड़िया के ऊपर बैठ जाती है। गोरी उठो, मेरा पंख दर्द कर रहा है। पहले मुझसे माफी मांग, फिर ही मैं तुझे छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से सब बोल दिया। अब उठो मेरे ऊपर से। अब आइंदा मेरे बारे में अगर कोई बात की तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। गोरी वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया भी रोती हुई वापस घर चली जाती है। दोपहर को रानो चिड़िया अपने घर से दाना लेने के लिए निकलती है। उसे एक पेड़ के नीचे चावलों के पौधे नजर आते हैं। वो उन पौधों से चावल तोड़ती है और वापस आती है। बुलबुल एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो रानो चिड़िया को आवाज देती है, रानो चिड़िया इधर तो आओ। आई अभी। रानो चिड़िया बुलबुल के पास जाती है। रानो बहन, कल मैं दूसरे जंगल फल तोड़ने जा रही हूँ, चलोगी मेरे साथ? नहीं बुलबुल बहन, मैं ज्यादा नहीं उड़ सकती। क्यों, क्या हुआ? वो गंदी कौवी फिर मुझसे सुबह लड़ाई करके गई और मेरे पंख के ऊपर बैठ गई। मेरा पंख बहुत दर्द कर रहा है। बहुत मुश्किल से घर से दाना लेने के लिए निकली हूँ। वो गंदी कौवी अब हद से बढ़ गई है, तो अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं घर चलती हूँ, पंख में बहुत दर्द है। रुको, मैं अपने घर से तुम्हें दवा ला कर देती हूँ। बुलबुल अपने घर जाती है और रानो चिड़िया को पंख दर्द की दवा लाकर देती है। रानो चिड़िया बुलबुल को धन्यवाद बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी फिर से अपने घर से निकलती है।
बुलबुल गौरी के पास जाती है। गौरी, तुम अपनी हरकतें सुधार लो। बेचारी रानू चिड़िया का पंख इतना दर्द कर रहा है, क्या ज़रूरत थी उसके साथ लड़ने की। मोटी, तू अपना मुंह बंद रख। मेरी मर्जी, मैं जिसके साथ भी लड़ूं। तुम हर रोज़ कभी किसी के साथ लड़ती हो तो कभी किसी से, बाज आ जाओ। अच्छा, तुम भी रोज बैठकर किसी ना किसी से मेरी बुराई सुनती हो, तभी बैठ बैठकर बातें सुन सुनकर इतनी मोटी हो गई हो। कभी उड़ भी लिया करो, मेरी तरह स्लिम स्मार्ट तो बन नहीं सकती तुम। अच्छा, मुझे मोटा कह रही हो और तुम जो इतनी काली हो, करीमे लगाकर भी खुद का रंग नहीं बदल सकती। बुलबुल की इस बात पर गौरी कवि को गुस्सा आ जाता है। वो बुलबुल को जोर से पकड़ती है और अपनी चोंच से बुलबुल की खूब पिटाई करती है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मोटी कहीं की। बुलबुल को मारने के बाद गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और बुलबुल बेचारी रोती रह जाती है। तोता बैठा अमरूद खा रहा था। गौरी कवि तोते के पास जाती है। तोते, अपना ये अमरूद तुम मुझे दे दो। क्यों दूँ? इसे मैं इतनी मुश्किलों से तोड़ कर लाया हूँ। अगर खाना है तो खुद जाकर ले आओ। तुझे तो मैं ठीक गंदी चोंच वाला तोता कहती हूँ। तेरी इस चोंच पर जरूर किसी मक्खी ने काटा होगा, तभी तेरी चोंच इतनी मोटी है, या फिर खा खा कर तेरी चोंच इतनी मोटी हो गई है। तेरी जितनी लंबी जुबान है तभी तेरी शादी नहीं होती। क्यों कोई बेचारा कौवा तुझसे शादी करके अपना जीवन उजाड़ेगा। गौरी कवि दूसरों का तो खूब मजाक उड़ाती थी, लेकिन अपने खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो एक लाठी उठाती है और लाठी से तोते की खूब पिटाई करती है और वहाँ से चली जाती है। लूसी कबूतरी झरने पर बैठी थी। गौरी लूसी के पास जाती है। लूसी लूसी, मैंने आज खीर बनाई है। पहले तो मैं खीर अकेले ही खाने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि लूसी को भी खीर बहुत पसंद है। तुम चलो मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खीर खाते हैं। मेरा भी आज खीर खाने को बहुत मन था, चलो जल्दी चलें। गौरी कवि धोखे से लूसी कबूतरी को अपने घर ले जाती है। गौरी, कहाँ है खीर? गौरी झाड़ू लेती है और लूसी कबूतरी को पकड़ा देती है। ये ले झाड़ू और मेरे घर की अच्छे से सफाई कर, फिर मेरे बर्तन भी धोने हैं। ये कैसा मजाक है? मैं अपने घर जा रही हूँ। कान खोल कर सुन लो, जब तक तू मेरे घर के सारे काम नहीं करेगी मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। गौरी कवि एक लंबी सी लाठी उठाती है। ये लाठी देख रही हो? अगर काम किए बिना निकली तो इसी से पीटूंगी तुझे। लूसी कबूतरी डर जाती है। वो जल्दी से झाड़ू उठाती है और पूरे घर की सफाई करती है और फिर बर्तन धोती है। फिर बजते बजाते हुए गौरी के घर से निकल जाती है। कितना मजे का जीवन गुजर रहा है। सबको डरा कर रखो, उनका खाना छीनो और अपने सारे काम करवाओ। शाम को गौरी कवि फिर से घर से निकलती है। वो सेब के पेड़ पर जाती है और हर सेब से थोड़ा थोड़ा सेब तोड़कर खाने लगती है। वहाँ पर एक बूढ़ी चील भी आ जाती है। वो गौरी को सेब खराब करते हुए देखती है। सुनो कवि, ऐसे सारे सेब खराब मत करो, तुम एक ही सेब पूरा खा लो। हर सेब पर अपनी चोंच मत मारो। क्या मतलब, मेरी चोंच तुझे गंदी लगती है जो मैं हर सेब पर अपनी चोंच मारूं तो सारे सेब खराब हो रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तेरे कहने का मतलब यही था। रुक, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। गौरी कवि बूढ़ी चील की भी खूब पिटाई करती है। बेचारी बूढ़ी चील रोते रोते अपनी गुफा वापस चली जाती है। माँ जी, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? बेटी, एक कवि ने मुझे बहुत मारा है। मैंने तो उसे कुछ कहा भी नहीं था। एक ही कवि है गौरी कवि इस जंगल में, उसे तो मैं अभी बदला लेती हूँ। माही चील एक मोटा सा डंडा उठाती है और गौरी कवि के पास जाती है। माही चील उस मोटे डंडे से गौरी कवि की खूब पिटाई लगाती है। माही चील गौरी कवि को मार मार कर उसके पंख तोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी कवि तो अब उड़ भी नहीं सकती थी। वो टूटे पंखों के साथ वहीं पड़ी रहती है। गौरी कवि ने सबके साथ बुराई की और सबको तंग किया, इसलिए कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो वहीं पड़ी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।